नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो राज्य से संबंधित परीक्षा हो या फिर किसी दूसरे राज्य से संबंधित परीक्षाएँ हों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी और मेला आंचल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेला आंचल, क्योंकि मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, बाकी कर्मभूमि, मानसरोवर और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कृति है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है। देखिए, आना जाना में कौन सा होगा, इसके बीच में योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, जो डैश वाला होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम, उसने यह क्या कर दिया। और डी ऑप्शन है, तुम समझते हो कि वह नीरा बालक है, परंतु वह अच्छों के कान काटता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिपत्र कब जारी किया जाता है। इसके ऑप्शन हैं संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। देखिए, इसका आंसर यही होगा, परिपत्र कब जारी किया जाता है, जब हमें एक साथ विभिन्न कार्यालयों में हमें पत्र भेजने होते हैं तो तब परिपत्र जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। देखिए, यहाँ पर शायद वर्ड यूज हुआ है और शायद है तो क्या होगा, ऑप्शन डी, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें हमें बताना है कि ये किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। देखिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जहाँ पर दो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। तो यहाँ पर आश्रित वाक्य क्या है, बहुत बीमार था। ये किस पर आश्रित है, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो बूढ़ा आदमी क्या है, ये लाइन है, ये है प्रधान वाक्य, और बहुत बीमार था ये है आश्रित वाक्य, और इन्हें जोड़ने वाला शब्द क्या है, जो। ठीक है, तो जहाँ पर जो, जिसने, जिन्हें, इस टाइप के जो शब्द यूज होंगे तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, और अगर दो वाक्यों के बीच में अगर और, इसलिए, इस टाइप के अगर कोई शब्द यूज होते हैं तब वहाँ पर होगा क्या, संयुक्त वाक्य। ठीक है, और अगर सिंपल सा वाक्य है तो जैसे ऊपर मैंने बताया, सरल वाक्य होगा। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। देखिए, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें जो वर्ड का यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा उपवाक्य होगा, विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य की विशेषता ही यही होती है कि जिन वाक्यों के आगे से जो, जैसा, जितना, तो इस टाइप के जो भी वर्ड यूज होंगे तो वहाँ पर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये प्रधान वाक्य है और इस पर आश्रित जो दूसरा वाक्य है तो ये है मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है उसकी शुरुआत जो से होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट होती है आलस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए, समरूपी मतलब जो समान दिखते हैं लेकिन भिन्नार्थक अलग अलग अर्थ में हैं। तो अभय का मतलब होता है निडर। ठीक है, अभय जैसे भय ना हो तो हो गया निडर, और उभय का अर्थ होता है दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। देखिए, चपला का मतलब होता है बिजली। ठीक है, और चपल का मतलब होता है तेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन कीजिए। श्रुति सम मतलब कि हमें सुनने में जो एक जैसे शब्द सुनाई देते हैं। ठीक है, और भिन्नार्थक अलग अलग उनका, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, शीत, शीत, ठंडक, तुषार। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, देखिए, ऑप्शन सी, शीत का मतलब होता है ठंडा
और शीत का मतलब होता है तेज किया गया, ठीक है। इसे आप याद कर लीजिए, पेपर में अलग से आ भी सकता है कि तेज किया हुआ के लिए एक शब्द तो क्या होगा, शीत, ठीक है। और शीत को नुकीला भी कहते हैं, ठीक है। तेज किया हो कहने का मतलब है कि नुकीले से संबंधित है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? करुण, निष्ठुर, आस्तिक, अधार्मिक, संकल्प, अकल्प और सुदूर, विस्तार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, करुण का विलोम होता है निष्ठुर, ठीक है। आस्तिक का होता है नास्तिक, ठीक है। और संकल्प का होता है विकल्प। देखिए हम बोलते हैं ना कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है, तो संकल्प का विलोम क्या होगा, विकल्प, ठीक है। और सुदूर का अर्थ होता है, सुदूर का विलोम होता है सन्निकट, ठीक है। और विस्तार का विलोम होता है संक्षेप। तो इन्हें आप याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय बताने हमें। तो केंद्रित में क्या होगा, केंद्र धन इत, और अधिकता अधिक धन ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इत और ता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अली शब्द के अनिखार्थी शब्द हैं। देखिए अली आपको पता ही होगा, अली को भंवरा कहते हैं, ठीक है। और अली का जो दूसरा अर्थ है वो है कोयल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए कोयल के और पर्यायवाची क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। कोयल को हम पिक भी कहते हैं, ठीक है, पिक, ये पेपर में पूछा गया है पहले, पिक कहते हैं। इसके अलावा काक पाली कहते हैं, और बसंत दूत कहते हैं। बसंत दूत क्यों, क्योंकि जब 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 बसंत ऋतु आती है तब ये कोयल बहुत मधुर आवाज़ में गाती है, तो इसलिए इसको बसंत दूत भी कहते हैं। कोकिला कहते हैं, श्यामा कहते हैं। श्यामा क्यों, क्योंकि ये श्याम रंग मतलब कि काले रंग की होती है ना, तो इसलिए इसको श्यामा भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए पत्नी का पर्यायवाची होता है भार्या, और दूसरा प्राण प्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए वधु का मतलब होता है पत्नी के संबंध में, ठीक है, वधु दुल्हन या पत्नी भी कहते हैं। और तनुज का मतलब होता है पुत्री, ठीक है। देखिए तनु का मतलब होता है शरीर, और जा का मतलब होता है जन्म लिया हुआ, मतलब कि शरीर से जन्म लेने वाला। अब अगर जा है तो पुत्री हो जाएगा, और अगर जो है मतलब कि तनुज है तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। शरीर से जन्म लिया हुआ, जा होगा तो पत्नी, जा होगा तो पुत्री, और जो होगा तो पुत्र। अगर इसमें और दूसरा देख लेते हैं, चंचला, चंचला मैंने आपको अभी बताया, इसे कहते हैं बिजली, और तड़ित भी बिजली का ही पर्यायवाची है, ठीक है। और विभावरी का मतलब होता है रात, ठीक है। तो विभावरी का मतलब होता है रात, और रजनी का मतलब भी होता है रात, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? देखिए ये भी क्वेश्चन आपके कनिष्क साइक में पूछे जाएंगे, ठीक है। वहाँ भी वर्तनी, और हमारे पटवारी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है यहाँ भी पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जी नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चार दीवारी होता है, ठीक है, ना कि चार दीवारी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कौतूहल, ठीक है। कौतूहल इस प्रकार लिखा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखिए काल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत क्यों हुआ? देखिए इसे मैं आपको इंग्लिश से जोड़ते हुए बताऊँगा। हम कहते हैं ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस से होता है, उसमें क्या होता है, हम इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस से मानिए। महेश गीत गा रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही उदाहरण है। मतलब कि काम भूतकाल में पास्ट में स्टार्ट हुआ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी चल ही रहा है, ठीक है, पास्ट में चल ही रहा है, तो वहाँ पर होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जहाँ पर भी गा रहा था, खा रहा था, जा रहा था, इस टाइप से रहा था वर्ड यूज होगा लास्ट में, तो वहाँ पर होता है अपूर्ण भूत, मतलब कि काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन है पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत क्या होता है, तो इसका एक उदाहरण इसी से संबंधित लेते हैं। महेश गीत गा चुका था, तो काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो गया। गा चुका था, हम कह सकते हैं, या खा चुका था, ठीक है, आ चुका था। इस टाइप से पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी वाक्यों का अंत होगा तो वहाँ पर होता है पूर्ण भूत, मतलब कि जो काम है वो भूतकाल में स्टार्ट हुआ और भूतकाल में ही ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर भी चुका था संबंधित लास्ट में अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, खा लिया था, इस टाइप से अगर कोई शब्द यूज होते हैं तो वहाँ पर होगा पूर्ण भूत, ठीक है। सामान्य भूत क्या होगा? सामान्य भूत मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे महेश ने गीत गाया,
मोहन घर आया। इस टाइप से अगर कोई भी आपको वाक्य मिलता है तो वहाँ पर होगा सामान्य भूत। ठीक है। अगला है आसन्न भूत। आसन्न भूत किसे कहते हैं? जहाँ जो काम होता है वो अभी अभी समाप्त हुआ होता है। तो आसन्न, तो जहाँ पर काम अभी अभी समाप्त हुआ होता है तो वहाँ पर कहते हैं हम आसन्न भूत। जैसे महेश ने गीत अभी अभी गाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूत। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको भूतकाल से संबंधित जो भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि ये उदाहरण है पूर्ण वर्तमान काल का। यहाँ पर क्या कह रहा है आप देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो इसमें पूर्ण मतलब काम पूरा हो चुका है और काम वर्तमान में हुआ है आया ना यूज, तो है का मतलब ये है प्रेजेंट, तो वर्तमान पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध मतलब जहाँ पर संदेह हो, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, रीना पढ़ती होगी। शायद पढ़ती होगी, अब पता नहीं वो पढ़ती होगी या नहीं पढ़ती होगी, तो यहाँ पर संदेह है, तो रीना पढ़ती होगी इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जिज्ञासु। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आज्ञा। हम कहते हैं ना मुझे आज्ञा मिल चुकी है, तो चुकी है वर्ड यूज हुआ है। मुझे आज्ञा मिल गया है नहीं कहते हम, मिल चुका है नहीं कहते। तो आज्ञा किस में यूज होता है? स्त्रीलिंग। बाकी ये तीन क्या हैं? ये पुल्लिंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन सी, विवाह। हम कहते हैं ना उसका विवाह हो चुका है, तो चुका वर्ड यूज आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधाता। ठीक है। भूमिगत गलत लिखा है, सर्वश्रेष्ठ इस प्रकार से नहीं होता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। ठीक है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब होता है छिपना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या पूर्णिमा बिल्कुल सही, आचार का अनाचार बिल्कुल सही, कुटिल का सरल, कुटिल मतलब बहुत जटिल। ठीक है। तो इसका आंसर, इसका विलोम होगा कुटिल का सरल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, गुप्त का मुक्त। देखिए गुप्त का विलोम होता है, गुप्त का मतलब छिपा हुआ, तो गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट हुआ। ठीक है। तो गुप्त का होगा प्रकट और मुक्त का विलोम होगा मुक्त का बधा हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोप का विलोम शब्द है। देखिए हम कहते हैं ना तुझे मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा, तो ऋषि मुनि पहले के जो टाइम में कहते थे, तो कोप मतलब होता है क्रोध, तो क्रोध का विलोम क्या होगा? कृपा। ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लहू का समानार्थी शब्द है। तो लहू का मतलब होता है खून, रक्त, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शोणित। ठीक है। शोणित का मतलब भी लहू ही होता है। देखिए इसमें बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उपल। उपल का मतलब होता है, उपल के वैसे दो अर्थ होते हैं, एक होता है ओला, ओला जो बारिश वगैरह होता है ना ओला, तो दूसरा होता है पत्थर, भी हम उपल को कहते हैं। ठीक है। और मरकट का मतलब होता है बंदर। ठीक है। हनुमान जी के लिए भी मरकट शब्द यूज होता है। और वारुणी का मतलब होता है मदिरा, शराब, दारू। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका लहू का आंसर होगा वो क्या होगा? शोणित। अगला क्वेश्चन है, अनी शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। देखिए अनी का मतलब होता है सेना। ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। और सेना के और क्या पर्यायवाची होती है ये भी जान लेते हैं। सेना का पर्यायवाची होता है कटक। ठीक है। कटक होता है, दल होता है, फौज होता है और चमू भी होता है। ये चमू भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है। तो चमू भी होता है और एक अनिकिनी भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए वनिता का मतलब होता है महिला। ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए ये क्वेश्चन वैसे आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन जब परीक्षा में बैठे होते हैं तो वहाँ पर कृतज्ञ, कृपालु, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और इसी कारण हमारे मार्क्स कम भी आते हैं और एक दो मार्क्स हमारे कट ही जाते हैं और फिर माइनस मार्किंग ऊपर से होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको कम होगा। ठीक है, तो उपकार को मानने वाला ये क्या होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन है, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घकाय का कृशकाय। देखिए, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और देखिए कृश का मतलब होता है बहुत दुबला पतला। ठीक है, कृश भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कृश का अर्थ क्या होता है, दुबला पतला। ठीक है, और तो दीर्घकाय का मतलब क्या होगा, कृश काय। और अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कृश के साथ कभी हष्टपुष्ट भी आ सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, कृश मतलब बहुत दुबला पतला, हष्टपुष्ट मतलब बहुत खाया पिया टाइप का, समझ लो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं। देखिए, लालसा का पर्यायवाची होता है इच्छा भी होता है और आकांक्षा भी होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जातियाँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है तो ये होगा ऑप्शन डी, फूल। फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द है इसमें ऑप्शन डी, कृपा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सपत्नी। देखिए, सपत्नी का मतलब होता है जो हम सौत कहते हैं ना, दूसरी पत्नी, तो उससे कहते हैं हम सपत्नी, तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो तद्भव इसमें कौन नहीं है, तो ये है ऑप्शन डी, मयूर। देखिए, मयूर जो है ये एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत मतलब तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी आम का संस्कृत शब्द होगा, मतलब कि आम का तत्सम शब्द होगा आम्र, दूध का होगा दुग्ध, और हाथ का होगा हस्त। ठीक है, और मयूर का क्या, मयूर का तद्भव क्या होगा, मोर। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्कंद का तद्भव क्या है। देखिए, स्कंदम का मतलब होता है कंधा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव क्या है। देखिए, हरिद्रा कहते हैं हम हल्दी को, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। देखिए, अपादान कारक क्या होते हैं, जहाँ पर हमें अलग होने का भाव पता चलता है, और यहाँ पर से वर्ड का यूज होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मोहन ने पत्र लिखा, ये तो नहीं होगा। हम आंखों से देखते हैं, हो सकता है। ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद पड़ी, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन डी, गीता का भाई आया, तो यहाँ पर भी से वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, कन्फ्यूजन इन दो में होगा। देखिए, ऑप्शन पहले बी देखिए, हम आँखों से देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आँखों से, तो आँख यहाँ पर क्या है, एक साधन है, और जहाँ पर हम किसी चीज़ की हेल्प लेकर, किसी साधन का प्रयोग कर हम कोई अपना कार्य करते हैं, तो वहाँ पर होता है करण कारक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी में करण कारक। और ऑप्शन सी, बिल्ली छत से कूद गई, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, तो अलग होने का भाव पता चल रहा है, छत से कूद गई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कनक, कंचन, निनाद। देखिए, कनक का मतलब होता है सोना, कंचन का मतलब भी सोना होता है, लेकिन निनाद का मतलब, देखिए नाद का मतलब होता है बोलना। ठीक है, आवाज़ कह सकते, ध्वनि कह सकते हैं, और निनाद का मतलब होता है बहुत ज़ोर से बोलना। ठीक है, बहुत ज़ोर की ध्वनि, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन बी देखिए, वदन, आनन और आस्य। देखिए, वदन का मतलब होता है मुख, आनन का मतलब भी मुख होता है, हम कहते हैं ना दशानन, 10 मुँह वाला, तो आनन वदन दोनों मुख हैं। आस्य का मतलब भी होता है मुख। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, नियति, नियति मतलब होता है भाग्य, विधि, विधि मतलब होता है कानून, और धीवर, धीवर का मतलब होता है केवट। केवट, जो रामायण में केवट शब्द का यूज है, केवट यूज होता है जो मछली मारते हैं, मछली बेचते हैं, उन्हें धीवर कहते हैं। ठीक है, उन्हें केवट कहते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन डी देख लीजिए। देखिए, आशुक, तीर और प्राज्ञता। देखिए, आशुक का मतलब होता है जो बहुत तेज गति से चलता है, बहुत स्पीड से चलता है, तो इसे, ये तीर का पर्यायवाची भी है, बिल्कुल सही है। तीर का मतलब बहुत तेज गति से चलता ही है। ठीक है, तीर का मतलब तीर। लेकिन प्राज्ञता का मतलब होता है जो बुद्धिमान होता है। ठीक है, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो प्राज्ञता बहुत बुद्धिमान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो चाय होता है ऑप्शन ए, एक वचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप।
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अपनी करनी पार उतरनी। अगला क्वेश्चन है, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ। देखिए जब कभी आप आटा अगर गूंथते हैं तो अगर वो ज़्यादा गीला हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसे रोटी बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कठिनाई में पड़ना। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, और ऑप्शन डी है सोच विचार कर काम करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच में कौन सा कारक है? मैंने आपको बताया जहाँ पर साधन का यूज होता है किसी चीज़ को किसी काम को करने के लिए, वहाँ पर हमेशा ऑप्शन ए करण कारक होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में हमको कारक बताना है, तो अलमारी में है अधिकरण कारक होगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना, ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें होता है इति धन आदि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इति धन आदि। ठीक है, यण संधि इसमें होगी। अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो शुभेच्छा का होगा ऑप्शन बी, शुभ धन इच्छा। ठीक है, इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे को आया है तो पहले तो इसको पहले सीधे काट लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो। देखिए दूध का गिलास नहीं होता। ठीक है, और प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते, यहाँ पर होना चाहिए था प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। ठीक है, बुरे वर्ड ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वह आदमी अच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कृपया आप ही बताएं। बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पर बताना है अशुद्ध वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल सही, और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन 20 में गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर शस्त्र शब्द का यूज हुआ है। देखिए बंदूक जो है, बंदूक एक अस्त्र है। अस्त्र किसे कहते हैं? जिन हथियारों को हम हाथ से पकड़कर मारते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं अस्त्र। ठीक है, अगर हम बंदूक है, बंदूक हमारे हाथ में ही रहती है, तो क्या है? अस्त्र। और शस्त्र किसे कहते हैं? जिन हथियारों को हम फेंक कर वार करते हैं। तो जैसे हम भाला है, तो ये क्या है? ये शस्त्र है। और तलवार क्या होगा? तलवार होगा अस्त्र, क्योंकि वो तलवार हाथ में ही रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, यथोचित किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भार समास। देखिए अब समास हमारे कनिष्क साहित्य के सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर यथोचित, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? यथा धन उचित। यहाँ पर गुण संधि भी है। ठीक है, यथोचित में, तो यथा धन उचित। तो यथा वर्ड जो होता है वो क्या होता है? अव्ययी होता है, जो लिंग, कारक या वचन के हिसाब से नहीं बदलता, तो उसे हम कहते हैं अव्ययी कहते हैं। तो जहाँ पर अव्यय शब्द यूज होता है वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर द्विगु, देखिए द्वि मतलब दो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवयुवक। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बात का धनी मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन ए, वायदे का पक्का होना। ऑप्शन बी, बहुत बातें करना। ऑप्शन सी, बात से धनी होना। और ऑप्शन डी है समझदार होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वायदे का पक्का होना। अगला क्वेश्चन है, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नदी धन आगम। ठीक है, नद्यागम यण संधि होगी इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनः अनुकूल की संधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मनोनुकूल। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवाचक संज्ञा है? तो बहुवाचक संज्ञा होगी भारत, लड़का या पेड़ या मित्रता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मित्रता। अगला क्वेश्चन है,
पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधीन में होगा ऑप्शन ए पर उपसर्ग, ठीक है, पर धन आधीन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, और गामी का मतलब होता है चलना, तो पीछे से चलना हम कह सकते हैं इसका अर्थ। तो अनुगामी में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी अनु, ठीक है, अनु धन गामी। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा मिल धन आप, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए बंगाल धन ई प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, तो इसमें होगा अब संबंधवाचक या पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक क्यों हुआ? देखिए पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? जब मैं अपने लिए बात कह रहा हूँगा, ठीक है, मैं इस कार्य को करूँगा, तो मैं क्या है यहाँ पर? उत्तम पुरुष, ठीक है। जब हम बात अपने लिए कर रहे होते हैं तो होता है उत्तम पुरुष। जब मैं बात आपके लिए कर रहा हूँगा, सीधे जो मेरे सामने व्यक्ति होगा, अगर मैं उससे बात कर रहा हूँगा तो उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। जैसे तुम इस कार्य को करो, तो मैं सीधे उससे संपर्क कर रहा हूँ, तो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने है नहीं, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूँ, तो उससे मैं कहूँगा क्या? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर क्या है? उसका भाई खेलता है, तो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के भाई के लिए बात की जा रही है जो कि उसके सामने नहीं है, ठीक है, बातचीत चल रही होगी तो उसका भाई खेलता है, वहाँ पर बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी पुरुषवाचक। अगर पुरुषवाचक के अंदर ये पूछ ले तो कौन सा पुरुषवाचक का भेद होगा? अन्य पुरुषवाचक का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कब है, किन्हीं भी होता है और कहाँ भी होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अभी मैंने आपको बताया कि पुरुषवाचक क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कौन। हम, तुम और वह क्या है, ये पुरुषवाचक के भेद है, लेकिन ऑप्शन ए कौन नहीं होता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ठीक है, गौरी और शंकर। जिस समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों का महत्व समान होता है, तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी चमड़ा, ठीक है। चमड़ा क्या है? एक द्रव्य है, एक मटेरियल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, बहुवाचक है, भी द्रव्यवाचक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। अभी जातिवाचक क्यों है? देखिए जाति का मतलब होता है, इसे आप समझ लीजिए, जाति और समूहवाचक में हमें बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। देखिए जाति का मतलब होता है एक जैसी दिखने वाली बहुत सी चीज़ें, जैसे मनुष्य। अगर आप आसमान से नीचे को देखेंगे धरती में, तो सारे मनुष्य आपको एक जैसे ही दिखेंगे, ठीक है। तो एक जैसी दिखने वाली बहुत सी चीज़ें, जैसे पेड़, जंतु, पक्षी, तो ये सब क्या है? जाति है, ठीक है। तो पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।